रामविलास पासवान जी चाबी लेके घूमते रह गए। नौबत आई कि नवंबर में फिर से चुनाव हुआ और फिर सरकार गठन, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार गठन। जब भी चाहो आप देख लीजिए, 2010 की बात कीजिए, 2015 की बात कीजिए या 2020 में, नीतीश कुमार इसको कंटिन्यू करने का प्रयास सब दिन करते रहे। जी जी। इस बार बीजेपी भी कैप्चर में है जी, बीजेपी भी उनके रडार में है, रडार से बाहर नहीं गई है। एनडीए में कंफ्यूजन ना हो जी जी, कि जदयू अपना बेस इतनी ज्यादा तो नहीं बना रहा है, जी, एनडीए में कंफ्यूजन ना हो, और इसी को लेके महागठबंधन में भी तैयारी चल रही है। जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक जी। आलोक जी बिहार की राजनीति पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं और अपने लेखों में कई बार इन्होंने कई ऐसी खबरें ब्रेक की हैं जिन खबरों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और समय के हिसाब से उस खबरों ने अपने असर दिखाए हैं। आज भी एक ऐसी ही खबर हमारे पास है जिसमें हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं भारत लाइव के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि आलोक जी से इस पर हम विचार ले लेते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं एक पत्रकार के नाते कि क्या बिहार में वक्त से पहले चुनाव होंगे। आलोक जी, आपको क्या लगता है? हम तो लगातार विभिन्न कारणों से बता रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है उसके आधार पर बात कर रहे हैं कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वक्त से पहले चुनाव होंगे? देखिए, बिहार में वक्त से पहले चुनाव इसलिए भी हो सकता है जी कि आप देखते होंगे कि 90 के दशक से ही शुरू कीजिए, जी, 90, 95, 2000 और 2005, बिहार में चुनाव फरवरी के महीने में सरकार का गठन होता था। जी जी, और जनवरी शांत महीना होता था, ठंडा का महीना होता था, बूथों पे ना ज़्यादा ठंडक ना ज़्यादा गर्मी का माहौल होता था और चुनाव संपन्न होता था। बसंत के बहार में चुनाव हो जाता था। लेकिन अब नवंबर में चुनाव हो रहा है। 2005 से ये 2005 में जो विधानसभा की स्थिति हुई, किसी दल असेंबली हुआ, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लगा, रामविलास पासवान जी चाबी लेके घूमते रह गए। नौबत आई कि नवंबर में फिर से चुनाव हुआ और फिर सरकार गठन, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई। जब भी चाहो आप देख लीजिए, 2010 की बात कीजिए, 2015 की बात कीजिए या 2020 में, नीतीश कुमार इसको कंटिन्यू करने का प्रयास सब दिन करते रहे। जी जी जी, लेकिन मौका इनके हाथ में नहीं आया। कभी लगता था कि हमको बहुमत नहीं आएगा, कभी लगता था कि हम फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, भाजपा हमको बनने नहीं देगा। परिस्थिति जन्य था, परिस्थिति जन्य हो रहा था। लेकिन इस बार लग रहा है जी, इस बार बीजेपी भी कैप्चर में है। जी, बीजेपी भी उनके रडार में है, रडार से बाहर नहीं गई है। केंद्र की सरकार बैसाखी पर चल रही है। अभी जेडीयू के भरोसे है, क्योंकि भाई हमारे सांसद हैं, अगर समर्थन वापस लेंगे तो सरकार गिर नहीं सकती है। जी जी, लेकिन डगमगा तो जरूर सकती है जी। तो वैसा लग रहा है। और उसी के कारण आप देख रहे होंगे, कभी सम्राट चौधरी जो कि नीतीश विरोध के कारण अपने बिहार में पहचान बनाए थे, आज वे खुले मन से भी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो कि अति पिछड़ा समाज की बात करता हो। जी, आज वो नीतीश के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो वे तो वही सम्राट चौधरी हैं जो कि नीतीश को हटा के ही पगड़ी बांधने का कसम खाए थे। जी जी जी, बांधे थे पगड़ी और नीतीश को कुर्सी पर बैठा के पगड़ी खोल दिए। आलोक जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें हो जाता है कि ठीक है, वक्त से पहले चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, हमें भी लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज और नेताओं के बयान की, मुझे लग रहा है कि दिल्ली चुनाव जो फरवरी में होने वाला है, हो न हो बिहार का भी चुनाव उसके साथ हो जाए। नीतीश कुमार बहुत पहले से इस बात को चाह रहे थे और नीतीश कुमार के चाहने के पीछे कई कारण हम लोग बताए थे। आपने देखा होगा कि एनडीए के संयुक्त रैली या सभा का प्रस्ताव हुआ है जी, और जो मनीष वर्मा जी का बिहार में जो कार्यक्रम चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया कि कहीं एनडीए में कंफ्यूजन ना हो। जी जी, कि जदयू अपना बेस इतनी ज्यादा तो नहीं बना रहा है, जी, एनडीए में कंफ्यूजन ना हो, और इसी को लेके महागठबंधन में भी तैयारी चल रही है। जी जी, आपने देखा होगा कि महागठबंधन में जब देखा गया कि मिथिलांचल क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में स्थिति उसकी ठीक नहीं रही,
आलोक जी, हम वहाँ आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत लाइव के दर्शक भी जानना चाहेंगे और बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि हम जो बिहार में चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक लोकसभा चुनाव में फिसड्डी साबित हुए हैं। कहाँ? जिन क्षेत्रों में आपने देखा होगा, मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में। हालांकि आप जो बता रहे हैं, एक मिथिलांचल के क्षेत्र में भी कई सीटें हार गए हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला करके और जो अभी 4 सीटों के उपचुनाव हुए, इसमें क्या लगता है कि दोनों ने किस तरह की चाल चली है जिससे कि आने वाले 2025 के चुनाव में ये बेहतर प्रदर्शन कर सके? जैसे देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव के समय की बात करें तो एनडीए से थोड़ी बहुत चूक हुई थी जी, जिसका फायदा महागठबंधन को मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में मिला। लेकिन वो जो चूक थी उसको इन लोगों ने ख़त्म करके ये दिखाने का प्रयास तो उपचुनाव में कर दिया जी कि हम लोग बिखरे नहीं हैं, एक हैं। लेकिन एक सवाल पैदा करता है जी, आपने ये भी देखा होगा कि इमामगंज का जो चुनाव हुआ है वहाँ मांझी जी की बहुत जीत तो गई है जी, लेकिन एनडीए के लिए एक खतरे की भी घंटी है। वहाँ जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे थे जी और जितेंद्र पासवान को 17,000 से अधिक वोट आना जी, ये कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि पासवान वोटर एनडीए के कमान से बाहर हो रहा है। मतलब चिराग पासवान का प्रभाव कम हो रहा है। हाँ, चिराग पासवान जी तो ये बातें तो आलोक जी ये भी इधर भी कही जा सकती चिराग पासवान वहाँ प्रचार में भी नहीं गए थे। ये नहीं, उसके लिए तो उन लोगों ने दोनों ने म्यूचुअल अपनी बातें रखी है कि नहीं, चिराग पासवान से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान जाने से वहाँ उल्टा असर पड़ता, ये भी हो सकता है। बाकी आप 3 सीटों पे देखिए, चिराग पासवान जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भी रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है और जीत हार का मार्जिन भी बढ़ा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही कि शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। अभी अभी हमने देखा कि 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं। जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था तो सबसे पहले झारखंड में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। सारे इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं एक जगह पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जब महाराष्ट्र में हो रहा था शपथ ग्रहण, तो वहाँ भी इंडिया गठबंधन ने अपनी शक्ति परीक्षण की तैयारी शुरू की। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि शक्ति परीक्षण के हिसाब से 2025 के चुनाव में और वक्त से पहले चुनाव होने की जो बातें कही जा रही है, क्या उसका साइन है क्या? देखिए, अभी का जो माहौल है बिहार का, अभी अगर बिहार में चुनाव होता है, अगर चुनाव फरवरी में करा लेती है सरकार जी, तो डेफिनेटली एनडीए का जो नारा है अब की बार 200 पार, तो अभी अगर चुनाव होता है और विधानसभा के उपचुनाव में जो परिस्थितियां बन के सामने आई है और लोकसभा चुनाव में जो इनका प्रदर्शन रहा, स्ट्राइक रेट रहा है, तो एनडीए के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एनडीए के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नई चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, प्रशांत किशोर सामने नज़र आ रहे हैं, आईपी गुप्ता अलग से चल रहे हैं, नागमणि अलग अपनी रणनीति बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो ताकत बढ़ा रहे हैं इससे डरे हुए नीतीश कुमार इसलिए चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए? देखिए, ये लोग अपना अगर ताकत बढ़ाते हैं जी, तो सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी, जैसा कि आपने विधानसभा उपचुनाव में देखा, जी, विधानसभा उपचुनाव में आपने ये भी देखा कि प्रशांत किशोर एनडीए के लिए शुभ साबित हुए। उन्होंने जितना वोट काटा है वो उससे एनडीए को फ़ायदा हुआ है, चाहे वो बेलागंज में हो, चाहे वो आपके रामगढ़ में हो, या आपका तरारी में हो, या इमामगंज में हो जी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सरकार विरोध का वोट है, एंटी इनकम्बेंसी जो होता है जी, सरकार के विरोध का वोट है, वो बढ़ जा रहा है जी, और जो सरकार के काम पे वोट मिल रहा है, जो विकास कार्यों पे मिल रहा है। एक चीज़ तो देखिए, बिहार वासियों को ये मानना होगा जी, कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास तो हुआ है। जी, आप देखिए, सड़कें बनी है। जो पहले बिहार की सड़कों के बारे में कहा जाता था और लालू जी कहा करते थे कि इसको हम हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे,
तो अब लालू जी के समय में तो ये देखने को मिल रहा था जब 2005 में कि हेमा मालिनी जी के गाल में उम्र के कारण झुर्रियाँ जरूर आ गई थी, लेकिन बिहार के सड़कों का कोई विकास नहीं हो पाया था। सड़कें बनती थी लेकिन उसकी मरम्मती नहीं होती थी। अब सरकार ने एक योजना बनाई है, उसके तहत सड़कें बनती नहीं थी। लालू जी के लोग कहते थे कि अगर सड़कें बन जाएगी तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा। अगर सड़कें जहां बनती भी थी वहां अलकतरा घोटाला हो जाया करता था। जी जी जी। तो सड़कें तो नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार में ये तो दिखा कि बिहार में सड़कें बनी है, अस्पतालों की स्थिति सुधरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ अस्पताल 100%। सीएजी की रिपोर्ट में तो बहुत सारी बातें सामने निकल करके आई हैं। अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ अस्पताल बिल्डिंग बनी है, भले वहाँ डॉक्टर और दवा की व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, स्कूल की बिल्डिंग बनी है, छात्र हो चाहे नहीं हो। नहीं, स्कूल की स्थिति में भी सुधार हुआ है। जहाँ 2005 में 12% बच्चे स्कूल से बाहर थे, जी, स्कूल से ड्रॉप आउट थे, अब उसकी संख्या 1% से भी कम हो गई है। जी। जहाँ अस्पताल में मरीज जाते ही नहीं थे या जाते भी थे तो अस्पताल में विश्वास नहीं था। बेड पे कहीं कहीं जानवर भी सोए मिलते थे, लेकिन आज बेड पे मरीज मिलता है, अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ रही है, तो अस्पताल का भी विकास हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सरकार के लिए भी 3 चीज घातक हुआ है, 3 ट्रिपल एस है, चाहे शराबबंदी हो, सर्वे हो, तो सरकार या स्मार्ट मीटर हो, तो ये सरकार के लिए भी है। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पे अपना सफाई। आलोक जी, वक्त से पहले चुनाव की बात की जा रही है और इसमें आपको नजर आया होगा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हैं ही, दोनों के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के भी एक कहीं ना कहीं रसाकसी जरूर चल रही है भीतर ही भीतर। बाकी के 3 जो त्रिमूर्ति हैं, कुशवाहा, चिराग और मांझी, ये तीनों का रोल क्या होगा? देखिए, कुशवाहा और मांझी तो सहायक की भूमिका में शुरू से हैं जी, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि भाजपा और जदयू की लड़ाई में, ऐसे होता है ना कि 2 बिल्ली की लड़ाई में जी, जो है रोटी बंदर को मिल जाती है जी, उसी तरह भाजपा जदयू की लड़ाई में कहीं रोटी चिराग पासवान न लेके चल दें, कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी चिराग पासवान लेके चल दें। मतलब चिराग पासवान उस स्थिति में है। चिराग पासवान में एक चीज है कि ये पढ़े लिखे नेता हैं जी, स्मार्टनेस है और लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा। 2005 में जो रामविलास पासवान ने जिस मुद्दे को लेकर के गलती की वो गलती ये नहीं दोहराएंगे बस। अच्छा, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि 2 लोगों का नाम बहुत चर्चा में है। एक तो प्रशांत किशोर जो 4 सीटों के चुनाव में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए। दूसरा, लगातार पिछले 1 सप्ताह से चर्चा में हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने सन ऑफ मल्लाह के बाद सन ऑफ मिथिलांचल जो है संजीव मिश्रा, उनको ज्वाइन कराया है और एक नया नेक्सस पैदा करने की कोशिश की, एक नया गठजोड़ बनाया। मैं सुन रहा था आज उन्होंने एक नया नारा भी दिया है, जी जी, मैं सन ऑफ मल्लाह के साथ साथ सन ऑफ बिहार हो गया हूं। जी जी। तो ये तो बातें चल ही रही थी। इसके आने से कितना असर पड़ेगा? क्या आपको महागठबंधन में लगता है कि जो वोट घट रहा था, जो प्रशांत किशोर और बाकी के लोग वहाँ से छटका रहे थे, वो वोट क्या संजीव मिश्रा के आने से पूरा हो रहा है? देखिए, एक चीज़ तो होगा जी, मिथिलांचल में जो महागठबंधन के लिए मनोज झा राज्यसभा होते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा के बाद संजीव मिश्रा के रूप में एक ऐसा चेहरा मिला है जो महागठबंधन का काया पलट कर सकता है जी। क्योंकि देखिए, इनका व्यापार के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी जी, तीनों क्षेत्र में इनका योगदान है। और जो देखिए लाभान्वित होते हैं, मतलब जो बिहार में एक ब्राह्मण नेता की तलाश चल रही थी, उस तलाश को कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा को के आने से समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि वैक्यूम नहीं रहा। लेकिन डर यहाँ ये है जी, कहीं मुकेश सहनी ही महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की राह न पकड़ लें, डर ये है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में संजीव मिश्रा तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के नेता के रूप में सामने नजर आ ही गया। ये तो होगा, ये तो स्थापित हो गया। हाँ, इधर भी संजय झा फ्लॉप साबित हो रहे हैं जी, इधर भी कामयाब हो सकते हैं। मनोज झा का वही स्थिति है। संजय झा और मनोज झा दोनों राज्यसभा होते हुए भी वोट ट्रांसफर करने की शक्ति नहीं रखते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद तो बन गए,
लेकिन चुनाव में दिख रहा है जी कि जी कितना वोट वो अभिषेक झा को दिला पाएंगे। जी। कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला जाए। यानी कि दांव बढ़िया खेला है मुकेश सहनी ने। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो आलोक जी के साथ हम बता रहे थे कि जो वर्तमान बिहार की स्थिति है और लगातार उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाएगा। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कई बार स्थापित किया है, इस बात को बताया है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि फरवरी में अगर दिल्ली के साथ बिहार का चुनाव हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारी जो संभावनाएं हैं उस तरफ इशारा कर रही हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।